नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फेक न्यूज का एक और हमसफर है पेड न्यूज। पैसा लेने का तत्व पेड न्यूज में भी है और फेक न्यूज में भी। चुनाव में पेड न्यूज का क्या आतंक होता है, आप किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार से गुप्त रूप से पूछ लीजिएगा। अब पेड न्यूज के कई तरीके आ गए हैं। चुनाव आते ही विपक्षी दलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशनों की बाढ़ आ जाती है। सर्वे में विपक्ष को कमजोर बताया जाने लगता है। यूपी चुनाव में गलत सर्वे छापने को लेकर विवाद भी हुआ। पेड न्यूज में होता यह है कि पैसा लेकर उम्मीदवार के बारे में खबर छपती है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, फलाना ढिमकाना की हवा चल रही है, लहर चल रही है। इसी की नई पीढ़ी है फेक न्यूज। हमने इंटरनेट पर पेड न्यूज को लेकर सर्च किया तो कई जानकारियां सामने आई। आप जानते हैं कि हर चुनाव में पेड न्यूज पकड़ने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर चुनाव आयोग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज बनाता है। एमसीएमसी इसे कहते हैं। 2013 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 17 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 1400 मामले सामने आए। ये सभी 2010 से 13 के बीच के चुनाव के थे। 2012 का पंजाब के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 523 मामले सामने आए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 414 मामले सामने आए। 2012 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 104, 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 93 मामले सामने आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया का जो रूप था वो अभूतपूर्व था। यह चुनाव भी पेड न्यूज से बच नहीं सका। कई बार पेड न्यूज के मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। उनके तरीके इतने बदल गए हैं कि पकड़ना भी मुश्किल है और अभी तक पेड न्यूज को अलग से परिभाषित भी नहीं किया गया है, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है, ना ही इसके लिए सजा का प्रावधान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज के 787 कंफर्म केस सामने आए। सबसे अधिक 223 मामले राजस्थान से, 152 मामले पंजाब से दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116, उत्तर प्रदेश में 86 मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116 कंफर्म केस मिले, लेकिन 2168 नोटिस जारी की गई थी वहां पेड न्यूज के संबंध में। 2014 के चुनाव में पेड न्यूज के मामले में उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देश भर में 3100 नोटिस जारी किए गए। पेड न्यूज रुक नहीं रहा, फेक न्यूज आ गया है। 2017 के पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी पेड न्यूज के मामले पकड़े गए। 23 फरवरी 2017 के न्यूज लॉन्ड्री की साइट पर इसकी खबर है कि गोवा और मणिपुर में पेड न्यूज का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। हम अभी तक अपने चुनावों को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के अलावा, उनसे मुक्ति के अलावा इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। पैसे पकड़े जाते हैं मगर पैसे का इस्तेमाल अभी तक नहीं रुका है। अक्टूबर 2011 में पेड न्यूज के आरोप में यूपी की एक विधायक उमलेश यादव की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। यह पहला केस था। राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायक, मगर किसी बड़े दल का उम्मीदवार पेड न्यूज करता हुआ बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक। इस क्रम में एक और नेता पकड़े गए हैं जिनका मामला अदालत में भी साबित हो गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। आयोग ने पाया कि नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के चुनाव में दतिया विधानसभा में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने खर्चे में नहीं दिखाया। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए नैतिकता के लिए। मिश्रा जी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नैतिकता का लोड लेकर तुरंत इस्तीफा देने की कोई जल्दबाजी नहीं की है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जा सकते होंगे न्याय के लिए, हम वहां जाएंगे और न्याय की बात करेंगे। एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा, मीडिया को फेक न्यूज कहने में खतरा है। इसका लाभ ट्रंप जैसे नेता उठा रहे हैं कि जो आलोचक या समीक्षक न्यूज चैनल हैं उनको फेक न्यूज कह देते हैं। जो फेक न्यूज है वही फेक न्यूज कहा जाए। पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि खबर छापने या दिखाने से पहले 3-4 बार इसकी पुष्टि कर लें, लेकिन अब आप दर्शकों और पाठकों से भी उम्मीद की जाती है कि खबर पर यकीन करने से पहले कई माध्यमों से कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह अखबार में जो आपने खबर पढ़ी है उसे कंफर्म करने के चक्कर में ऑफिस जाना ही भूल जाएं। अब तो न्यूज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आने लगा है। नेताओं के अपने ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, वही झूठ बोल रहे हो, आप क्या कर लेंगे।
राजनीतिक दलों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है, जोड़कर ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा ठेल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर फेक न्यूज ही होता है। इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग, 21वीं सदी जब आ रही थी, Y2K का उदाहरण दिया था। अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में उस साल खो गए। रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज हम सबका यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। मंकी मैन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह साफ रहे कि फेक न्यूज को पचाने की प्रैक्टिस हम आज से नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को खूब कवर करता था। एनडीटीवी के आर्काइव में मंकी मैन को लेकर कई रिपोर्ट मिली, जिसे सिद्धार्थ पांडे, बरखा दत्त, आराधना शर्मा, वर्तिका नंदा, हमारी पूर्व सहयोगी, इन लोगों ने कवर किया था, जो तब एनडीटीवी के साथ थे। मंकी मैन कवर करने वालों में अमिताभ रेवी, सेरा जैकब, माया मिर्चंदानी अब भी एनडीटीवी के साथ है। ये भी एक लाइन हो गया है। तब एनडीटीवी इंडिया नहीं था, एनडीटीवी 24/7 नहीं था, स्टार न्यूज था। हम पुरानी रिपोर्ट और उसमें लोगों के बयान को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि फेक न्यूज या अफवाह हमारी क्या हालत कर देता है। बीच बीच में इसका ट्रायल भी होता रहता है, कौन लोग करता है मालूम नहीं। जैसे स्पेन और मोरक्को की सीमा की चमकदार तस्वीर लगाकर जाने अनजाने में किया गया एक ट्रायल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली खबर यूपी के एक हिंदी अखबार में कहीं कोने में छपी थी, पर साबित करने के लिए उसकी कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है। पहले हम कुछ पुरानी रिपोर्ट देखते हैं। तब की रिपोर्ट एनडीटीवी पर 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड की हुआ करती थी। लोगों को सिर्फ काम की बात करने की अनुमति थी। आप देखिए एंकर कितना घंटा बोलता है। अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी के नाम पर नकली गौरव गान करने वालों के झांसे में आने की जरूरत है। तो मंकी मैन कैसा था, ये रिपोर्ट देखिए। Sham Park in Sahibabad is one of the colonies just across the border from Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was one of its first victims. इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखें। People here told us that the man is deliberately changing his appearance to create confusion. है तो ये इंसानी, लेकिन इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। Each new report of violence seems to be taking the Monkey Man further and further away from Sham Park, but no one here can forget their night of terror in a hurry. With Aradhana Sharma, this is Maya Mirchandani for Star News. आवाज माया की और रिपोर्ट आराधना शर्मा की। साहिबाबाद के श्याम पार्क से ये रिपोर्ट है, जहां से मंकी मैन की कहानी पहली बार सामने आने का दावा किया गया। आपने देखा कि लोग कैसे बता रहे हैं कि आम आदमी अपना भेष बदल बदल कर कंफ्यूजन फैला रहा है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंकी मैन की तरफ फेक न्यूज भी भेष बदल बदल कर आता है आपको गुमराह करने के लिए। मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगी। सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, मगर हंसते भी रहिए और सोचते भी रहिए कि कहीं फेक न्यूज ने आपकी ऐसी हालत तो नहीं कर दी है। इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखें। आदि शक्ल का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगूर की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका। यूं झुकता है, एकदम गैप झुकते गैप हो जाता है वो। इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खटिया पे सोया था, तो पहले उसको पकड़ लिया। सब तो जो है डरा रहा, धमका रहा, सब चीर फाड़ कर रहा, कपड़े बदन पूरा से नौश कर रहा, इसलिए बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा। परसों रात 7 पे सो रहा था, जैसे कोई वो मार के चला गया खरोच। फिर हमारा भाई पकड़े तो हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते भागते हुए नीचे आ गए। मतलब क्या था यहाँ? कुछ वो ना देख,
दिखाई ना दे रहा। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा। इसी वजह बात से डर लगता है। बंदर तो नहीं है, बंदर के बस क्या है, ये तो कोई नकाबपोशी है। मैं यहाँ पेशाब करने आया यूँ पर्दा उठाया, यूँ हाथ दिखा मेरे को, हाथ दिखा, उसके बाद बंदर जैसे आवाज आई उसकी, फिर मैं भागने लग गया यहाँ से जीने में, और जीने में से उसके बाद यहाँ पे लक्कड़ रखी थी, बाल्टी रखी थी, उसका गिरने की कोई मतलब संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे गिरते हुए सब आ गया, मैं जीने में गिर पड़ा हूँ। अब बिल्कुल ऐसे काला दिख रहा है तो लोहे ही जैसा दिख रहा है। डर तो लगेगा ही लगेगा, पर आम आदमी को अब क्या करे, अपनी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही, जागेगा। चाइनीज नेपाली आपने सुना क्या, ये क्या होता है? पर आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट में जो तबका दिख रहा है, वहां भी इस दायरे में व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज आज फैलाया जा रहा है। तो सबको पता है कि कहां ये चल सकता है। मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई। कभी पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों का काम है, चश्मदीदों के अनुसार कम से कम 2 लोग हैं जो मिलकर अंजाम दे रहे हैं। ये भी बयान था, 2 लोग। बताइए, चश्मदीद को यह पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है, सबके अलग अलग विवरण आपने सुने ही, मगर उनके आधार पर पुलिस मानने लगी कि 2 लोग हैं। दिल्ली पुलिस से उस वक्त उम्मीद की जाने लगी कि वो मंकी मैन का पोर्ट्रेट बनाए, जैसे आतंकवादी का पकड़ा बनाया जाता है आतंकवादी हमले के बाद। एक बार तो पुलिस ने कह दिया कि ना तो वो इंसान है, नहीं बंदर है, कोई और जानवर है। हम आपको उस वक्त पुलिस के बयान सुनाना चाहते हैं, जिससे पता चले कि पुलिस पर क्या गुजर रही थी। किसी आदमी ने कोई बंदर वगैरह या कोई इस तरह का वो नकाबपोश कुछ नहीं देखा है, तो ये लोग पैनिक ही ज्यादा है, जो कि रूमर से शायद ये हुआ है। मंकी की बात इसलिए करें कि फेस उस टाइप का उसका बना हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई और एनिमल हो, क्योंकि डॉक्टर के ओपिनियन से उसने भी एनिमल कहा है। अब किस टाइप का एनिमल है वो तो खैर या तो उसको हम पकड़ पाए इस चीज को, और दूसरे तरीके से इसको हम लोग कंफर्म करेंगे किस टाइप का एनिमल है। पुलिस की एनर्जी है वो दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि सारा स्टाफ पेट्रोलिंग में ही ज्यादा रहता है, और खासकर नाइट में तो बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग लगानी पड़ रही है। ये अपनी कनाट प्लेस से दुकान बंद कर आ रहे थे, पब्लिक ने इनको रोका और ये कहा भी काला बंदर आ गया, और इसकी गाड़ी पे डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। बंदर जैसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, स्वाइन फ्लू के बारे में भी ये कहा जाता है कि दवा कंपनियों ने इसे फेक न्यूज की तरह गढ़ दिया और उसे फैला दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसे भी दी गई। तो ये सब भी गेम होता है। जब समाज बौरा जाता है तो उसका असर पुलिस के काम पर पड़ता है। पुलिस क्या करती, रात भर लोग आतंकित रहते, कहीं कोई से गिर जाता, कोई अपनी छाया देखकर चिल्लाने लगता कि मंकी मैन मंकी मैन। अंत में हारकर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया। गृह मंत्रालय से रैपिड पुलिस फोर्स मांग ली गई, और इस मामले की गंभीरता, जब भी गंभीरता दिख जाए कभी भी किसी मामले में, तो भारत की संस्थाएं जो हैं वो विशेष टीम का गठन जरूर करती हैं, जिसका काम होता है मंकी मैन की जांच करना। 2 एसीपी हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, 8 सब इंस्पेक्टर हैं, और कुछ उनके साथ स्टाफ दिया जा रहा है कि जिन जिन एरिया में इसके ऐसी एक्टिविटी चल रही है वहां जाके विजिट करें, उनकी पूरी स्टडी करें। साहिबाबाद से शुरू होकर दिल्ली के कई इलाकों में मंकी मैन फैल गया। कोई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है कि काला बंदर पकड़ा गया है। पुलिस पहुंची तो कोई बंदर ही नहीं मिला। अंत में पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, अफवाह में धीरे धीरे कमी आने लगी, और ये देखिए फिर वो क्या हुआ। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को अब कुछ राहत है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से पुलिस के पास बंदर मानव के हमलों के बारे में टेलीफोन अब कम आ रहे हैं। इसकी वजह है अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख। तो किसी ने देखा ही नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। आपने देखा? आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हम ड्यूटी करते हैं, कॉल पे जाते हैं, हमें भी कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बहुत ही कम लोगों ने इसे देखा है, उनसे भी कम लोगों पे हमला हुआ है, बट शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। वो ये बताते हैं स्टील का कवर है इसका, और ये लंबे लंबे का खून है, यही बताते हैं। अकेले मतलब जिसको बांधना होगा ना उसी को पकड़ता है वो, और किसी को दिखाई नहीं देता, और जैसे ही कोई और बंदा दिखाई देगा ना तो गायब हो जाता वो। इनके बाहर वाली कोई ताकत है? हाँ, मेरी तो समझ में है कि बाहर वाला ही ताकत है। अब जब तक जिसके साथ घट रहा है, जिसके साथ घटेगा वही मानेगा। यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, हम सब अपना आराम से काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम भी तो समझ रहे हैं कि अफवाह ही चल रही है, जहाँ जैसे शोर शराबा होता है सुना जाता है, लेकिन ऐसी कोई यहाँ दिक्कत तो भी है नहीं। हालांकि पुलिस अब तक इस हमलावर को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन लग रहा है कि इस काले बंदर की कहानी अब एक कहानी ही बनते जा रही है। सिद्धार्थ पांडे, स्टार न्यूज।
आपने बंदर मानव शब्द सुना तो उस वक्त शब्द भी नए नए आ रहे थे, जैसे मंकी मैन। तो आदमी को बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी मैन के समय में हम मैच्योर परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए लोग रात भर कूद फांद करते रहते थे। फेक न्यूज के समय इस पर हम परिपक्व हो गए हैं। अब जो भी मिलता है चुपचाप पचा जाते हैं और ट्रेन रोककर या किसी का ट्रक रोककर मारने पीटने लग जाते हैं, धारणाओं में जीने लगते हैं। फेक न्यूज को पचाने की हमारी क्षमता में सुधार हुआ है और विकास भी हुआ है। यह बदलाव भारत में भी आया है और दुनिया में भी आया है। अब लोग कई मामलों में इसके आधार पर राजनीतिक फैसले लेकर खुद को गर्व से जागरूक मतदाता भी कहने से नहीं चूकते। हिलेरी क्लिंटन का दर्द अब कोई नहीं समझ सकता, ना ही आप डोनाल्ड ट्रंप की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक फेक न्यूज का मारा है और एक फेक न्यूज का बादशाह। हैदर एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की, इसके एक सहलेखक थे बशारत पीर, बड़े अच्छे पत्रकार हैं और इनकी किताब है कर्फ्यू नाइट। बशारत की भी एक रिपोर्ट इंटरनेट पर मिली मंकी मैन पर। वो अब 20 जून 2001 की उनकी स्टोरी बताती है, तस्वीर नहीं, उन्होंने इंटरनेट पर किया था पर तस्वीर हमारी है। एक की स्टोरी बताती है कि दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंकी मैन था ही नहीं। इस स्टोरी में उस वक्त के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश राय ने कहा है कि मंकी मैन में कोई बंदर या कोई भी जानवर शामिल नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर NIHB और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी CFL के सदस्य भी थे। ये लोग आए थे मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए। सोचिए, पुलिस ने यह भी कहा कि मंकी मैन के पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ नहीं है। बताइए, आज तो कहीं भी कोई किसी का हाथ ना हो, आप ISI का लगा दीजिए, ना ही किसी गुंडे गिरोह का हाथ है, पुलिस ने कहा। दिल्ली पुलिस के उस वक्त कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 का इनाम रखा था। उन्हें लगा कि यह किसी गिरोह का काम है, शायद शोले फिल्म से कोई प्रेरित रहा होगा। साल 2011 का मई जून का महीना मंकी मैन में ही बीत गया। पुलिस को 379 फोन कॉल्स मिले, 303 बोगस निकले, 70 लोग घायल हो गए, मामूली चोटें आई। एक केस में उत्तर पूर्व दिल्ली के रघुनाथ पाठक को उनके भाई ने ही मारा। लोग तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। पुलिस ने माना कि मीडिया के कवरेज ने इस पागलपन को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि उस वक्त कई चैनलों ने मंकी मैन की बाइट के लिए पकड़ने के लिए 5-5 रिपोर्टरों की स्पेशल टीम बनाई, जो रात भर मारुति वैन में दिल्ली में घुमा करते थे। उन्हीं में से कई आज प्राइम टाइम के एंकर हैं। जाहिर है 2001 में मंकी मैन के जरिए जो प्रैक्टिस किया था वो अब काम आ रहा है। वैसे हमारे चैनलों ने 2012 से पहले के साल में यह खूब चलाया कि दुनिया खत्म होने वाली है, बगदादी को तो रोज मारते हैं। फेक न्यूज नाम में भले ही जूनियर हो, मगर इस काम में भारत के न्यूज वाले थोड़े सीनियर हैं। गनीमत है कि लोगों ने भी समझ लिया कि सब बकवास है और विश्वास भी कर लिया। पूर्वी दिल्ली में बसे सीलमपुर में लोग इत्मीनान से बाहर सो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक ऐसा कर पाना संभव नहीं था। अभी एक हफ्ते से भी पहले की बात है जब इन सड़कों पर तनाव बना हुआ था। इतनी दहशत चढ़ गई थी कि अगर बिल्ली भी कूदती थी कहते बंदर आ गया, तो उसकी दहशत इतनी चढ़ गई थी कि लोग बागों ने छत पे सोना बंद कर दिया। बल्कि आदमियों से बढ़ के बच्चों को इतनी दहशत होती, बाहर निकलना वरना बंद था बच्चों का। लेकिन जिस रहस्यमय प्राणी से लोग डरे हुए थे, उसी को अब लोग भूलने भी लगे हैं। ऐसा ना कभी बंदर का था, एक अफवाहें होती हैं वो तो खामखा की कि ये आ रहा है वो आ रहा है, अब ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस तथाकथित प्राणी की वजह से लोगों को बिजली की कटौती से बचने का भी मौका मिला था। उसी के चक्कर में लाइट नहीं जा रही थी, बंदर के चक्कर में कि रात भर लाइट रहती थी। अब जो है अब लाइट भागने लगी, दिन में भी रात में भी। अभी आई है 3.5 घंटे के बाद। उधर पुलिस अब तक मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके लिए एक विशेष दल का गठन भी किया गया है। कोई बंदर नहीं है जी, बकवास है, हमें तो कोई नजर नहीं आया, न किसी को दिखा। और पेट्रोलिंग बंदर के लिए जाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं। I have already discussed this matter at length with my officers. हमने अपने अधिकारियों से बात की है। हम कुछ और एजेंसियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं और ये सारा मामला 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सुलझा लिया जाएगा। From them that they would be able to tell us as early as possible, time frame maybe could be a week or 10 days, about the whole gamut of this problem. अब हमलावर रहस्य में प्राणी अचानक ही गायब भले ही हो गया हो, लेकिन उससे जुड़े कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। अजमल जामी के साथ वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज। ये हमारी जो सीरीज है उसे आप
खासकर अपने दोस्तों मित्रों को जरूर दिखाइएगा। YouTube के जरिए, लिंक के जरिए ndtv.in पर भी है, ताकि लोग फेक न्यूज के बारे में समझें। अंग्रेजी के माध्यमों में इसकी काफी चर्चा है, हिंदी के लोगों तक इसे पहुंचाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से नेता भी अपने मुंह से फेक न्यूज बोल दे रहे हैं, और क्या किसी की हिम्मत होगी कि जो छापे और उसको कंट्राडिक्ट करे। कहीं कोने में ये सब होता रहता है, इसकी समीक्षा होती रहती है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में किसी चिप के लगे होने की खबर दिखा दी गई। वैसे नोटबंदी के कारण आतंकवाद और नक्सलवाद के मिट जाने या रुक जाने का भी दावा कर दिया गया। पहली बार आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाने के लिए दुनिया में नोटबंदी का सहारा लिया गया। फर्क यह आया कि काला धन अब नए नोटों में पकड़ा जा रहा है। कुछ लोग आज भी 2000 के नोट में चिप खोज रहे हैं जो है ही नहीं, जबकि उसी वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि नोट में इस तरह का कोई चिप नहीं है। उसके पास गिनने के लिए मशीन नहीं है तो नोट में चिप कहां से लगाएगा। उस समय 500 और 1000 के 14.5 लाख करोड़ चलन में थे। यह मंत्री संतोष गंगवार का बयान मिला इंटरनेट में। आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बता सका कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के कितने नोट वापस आए। हाल ही में संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नहीं बता सके कि कितना नोट वापस आया है। उनका कहना है कि नोटों की गिनती चल रही है। रिजर्व बैंक ने काउंटिंग मशीन खरीदने के लिए टेंडर निकाला है। गवर्नर ने जनवरी में संसदीय समिति से कहा था कि अगली बार जब आएंगे समिति के सामने तो बता देंगे कि कितने नोट वापस आए हैं। कितने नोट वापस आए हैं यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा कि कितने नकली नोट या काला धन सर्कुलेशन में था उस वक्त। अगर 14.5 लाख करोड़ ही वापस आ गए तो फिर नोटबंदी कैसे सफल रही। इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने चुटकी लेते हुए कहा कि नोटबंदी के 8 महीने बाद अगर रिजर्व बैंक काउंटिंग की मशीन खरीद रहा है तो कम से कम लीज पर ही मशीन ले ले। राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि सरकार को मैथ्स टीचर की जरूरत है, किसी को पीएमओ में अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे जब बैंक गिनकर ही आपसे नोट ले रहे थे तो रिजर्व बैंक को भी गिनकर ही दिए होंगे। जब बैंकों ने नोटबंदी के दौरान इतने सारे वापस किए गए नोट गिन लिए तभी के तभी, तो अब तक रिजर्व बैंक कैसे नहीं गिन पा रहा है। क्या रिजर्व बैंक इतना नहीं बता सकता कि बैंकों ने अपनी तरफ से जो गिनकर दिया है वो इतनी है उसकी संख्या, हम अपनी तरफ से एक और बार गिन रहे हैं। शायद मंकी मैन की परिघटना अभी समाप्त नहीं हुई है। बीच बीच में इसके नए नए आइटम आते रहेंगे, आते रहते हैं, और हम लोगों ने बार बार साबित किया है कि अफवाह कैसी भी हो यकीन जरूर करेंगे। अफवाह फैलाने वालों को हम लोगों ने कभी निराश नहीं किया है। 1995 में गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने का लेसन हमें अभी तक ठीक ठीक याद है। तभी नवंबर 2016 में देश के कई राज्यों के लोग दुकानों के आगे लाइन में लग गए कि चीनी और नमक की किल्लत होने वाली है। इस मामले में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद के मेट्रो लोगों ने भी छोटे शहरों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। व्हाट्सएप से मैसेज आया था कि चीनी और नमक की किल्लत होने वाली है। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अफवाह बताते रहे, जिलाधिकारियों को निर्देश देते रहे कि अफवाह फैलानों पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उन्हें यही नहीं पता था कि फैलाने वालों के लिए तो सजा है, मगर यकीन करने वालों का आप क्या करेंगे, उनके लिए तो कोई सजा है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी बयान देना पड़ा कि नमक की कोई कमी नहीं है। अफवाहों का क्या, वो उड़ते उड़ते मुंबई पहुंची। नमक 200 रुपए किलो। वहां पर मुंबई पुलिस ट्वीट करती रही कि अफवाह है। कई जगहों से यह भी खबर आई मुंबई में कि दुकानदारों ने वाकई 200 से 600 रुपए किलो नमक बेच लिए। आप में से कोई ये शो देख रहा है तो प्लीज ईमेल कीजिए ताकि हम जान सके कि अफवाह पर यकीन कर 600 रुपए लुटाने के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस भी इस अफवाह यज्ञ को रोकने में काफी मेहनत कर रही थी उस वक्त। हम फेक न्यूज से निराश इसलिए भी नहीं होते क्योंकि हमने कभी भी फेक न्यूज को निराश नहीं किया है। 2009 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने दिल्ली 6 बनाई। यह फिल्म भी मंकी मैन पर आधारित है। मंकी मैन का जिक्र करना जरूरी था। गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला लिया। Y2K के तहत दुनिया के कंप्यूटर के नष्ट होने का दौर भी देखा। मंकी मैन भी झेल लिया और अब फेक न्यूज को लेकर हम यहां वहां एक दूसरे को मार रहे हैं और धारणाएं बना रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि अब हम इसके आगे किस लेवल पे जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये दिखाया। आप कल्पना कर सकते हैं तो बताएं। जो भी होगा वो फेक न्यूज का कौन सा नया वर्जन हमारे सामने आएगा जो हमें पागल बनाने वाला है।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो हैरान भी करता है और ये सवाल भी उठाता है कि आखिर सरकार की तरफ इस तरह का झुकाव कहां तक सही है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ उपाध्यक्ष को एक नोटिस जारी कर लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाना धर्म विरोधी है। योगी जी एक पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। यूनिवर्सिटी ने सवाल पूछा है कि आखिर इस गुनाह की सजा क्यों ना दी जाए आपको। कमाल खान की ये रिपोर्ट है। अखिलेश यादव की हुकूमत में जिन योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया था, अब उन्हें धर्माचार्य बता के यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ प्रदर्शन पे रोक लगा दी गई है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने छात्र संघ के उपाध्यक्ष को लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता और एक पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका इस प्रकार किया गया पुतला दहन का कृत्य असंवैधानिक, अवैधानिक, अधार्मिक और अनाध्यात्मिक और विश्वविद्यालय अनुशासन संहिता का उल्लंघन है तथा ये कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने उनको सिर्फ एक नोटिस दी कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जो कि गोरक्ष पीठ के धर्माचार्य हैं और एक चिंतन धारा के प्रखर वक्ता हैं, एक संत हैं, यद्यपि किसी का भी पुतला फूंकना संविधान के अनुरूप नहीं होता, फिर भी वो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका पुतला आपने यहाँ क्यों फूंका। अगर यह संविधान में कहीं इसका प्राविजन हो कि किसी संत का पुतला फूंका जाना और संयोग से जो कि इस बहुत बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो उसका पुतला फूंका जाना धार्मिक है, तो मैं जो भी सजा इसकी हो संविधान में, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी ऋचा सिंह कहती हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन एक लोकतांत्रिक राजनीतिक विरोध को धर्म और आध्यात्म के खिलाफ बता के पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देना चाहता है। एक बेतरतीब बेतुकी नोटिस दे दी जा रही है कि आपने एक फला धर्माचार्य के खिलाफ जो है अपना विरोध प्रदर्शन क्यों किया। तो ये एक बहुत ही अलोकतांत्रिक माहौल है, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ है, और अगर वो धर्माचार्य हैं और अगर वो महंत हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मठ चलाएंगे, और अगर वो सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रॉक्टर की चिट्ठी का यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक बड़े वर्ग में विरोध हो रहा है और नोटिस पाने वाले छात्र संघ उपाध्यक्ष का तो दावा है कि पुतला जहां फूंका गया वहां वो मौजूद ही नहीं थे। वहां खिंची तस्वीरों से इसकी तस्दीक की जा सकती है। जब कोई पद ले लेता है, संवैधानिक पद पे हैं, तो वो एक राज्य धर्म का पालन करते हैं, और वो इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो संविधान हमको हक देता है, हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हम माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ हम उनका पुतला फूंक सकते हैं। अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं भी उनका पुतला फूंकता, और इस समय वो हमारे मुख्यमंत्री है, ना कि एक योगी है। और योगी और मुनियों का हमेशा से हम लोग ने सम्मान किया है, हम आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो इस समय हमारे मुख्यमंत्री और ये हम लोग का हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एबीपी और गैर एबीपी छात्रों का झगड़ा तो पुराना है। पिछले छात्र संघ के उद्घाटन के मुद्दे पे इसने तूल पकड़ा। छात्र संघ में एबीवीपी के लोगों ने अपनी अध्यक्ष ऋचा सिंह की मर्जी के बिना योगी को छात्र संघ के उद्घाटन के लिए बुला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भगवा झंडों और योगी की होर्डिंग से सजा दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इसकी इजाजत दे दी। इसे लेके टकराव हुआ और जिला प्रशासन ने योगी के आने पे रोक लगा दी। वामपंथ के गढ़ में जो भगवा ध्वज फहरा रहा है, इनको वह अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यह सरकार जानबूझ करके व्यवधान खड़ा कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसकी अकेली मिसाल नहीं है। जालौन में तो एक बिजली विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने अपने मातहत एसडीओ को एक ऑफिशियल लेटर जारी करके वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की तो उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये इल्जाम तो आम हो सकता है कि यूपी के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी जनता की बात नहीं सुनते, उन्हें तवज्जो नहीं देते या उसकी इज्जत नहीं करते। कामचोरी की भी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन किसी महकमे के कर्मचारी या अफसर सिर्फ एक पार्टी के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, वह भी सत्ताधारी पार्टी के लोगों को। ये इल्जाम पहली बार लगा है। बिजली विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने एसडीओ को सरकारी नोटिस भेज के कहा है कि संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा बीजेपी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बीजेपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सम्मान के साथ व्यवहार करें, तथा आपको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में दोबारा कोई इस प्रकार की बात अध्यय हस्ताक्षरी के समक्ष नहीं आनी चाहिए,
अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायकों ने ये शिकायत की थी कि भाई आपका एसडीओ जालौन विकास सोनी और हमारे कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के लोग जो भी जाते हैं उनके कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से ठीक से बात नहीं करते हैं, बाहर खड़ा रखते हैं, हमारा मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है और वो खड़ा रखता है वो आदमी। तो आप इस संबंध में उन्हें टाइट करें। तो मैंने उसी संबंध में से एक डायरेक्शन जारी की थी पर्टिकुलर एसडीओ को, भाई ऐसे ऐसे व्यवहार न करें और नहीं तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सिंपल सी बात है। हाकिम की भक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। राजशाही में उसकी शक्ल कुछ और थी, लोकतंत्र में उसकी शक्ल कुछ और है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और जालौन में विनोद गौतम के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ये रिपोर्ट अजय सिंह की है। मेडिकल रिपोर्ट में एक बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि हर दावे के जवाब में एक दावा होता ही है। आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी भी आम हो चली है। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से एक आदमी किडनी की बीमारी से ग्रस्त है, त्रस्त है। काफी महंगी बीमारी है, हर उम्र के लोग इसकी चपेट में हैं। किडनी ट्रांसप्लांट ना तो आसान है ना ही सस्ता। अपनों की का ना तो ब्लड मैच होता है, इसलिए ट्रांसप्लांट मुश्किल हो जाता है। अगर लखनऊ का संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट बिना मैच हुए भी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, और भी जगह होता ही होगा, लेकिन आम लोगों तक नेताओं के अनर्गल बयान के अलावा भी कुछ और पहुंचे। कमाल खान के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही है। किडनी फेल होने के बाद बीते 2 साल से उनकी जिंदगी दूभर हो गई थी। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आई तो घर में किसी का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हुआ। ऐसे में लखनऊ का संजय गांधी पीजीआई अस्पताल उनके लिए उम्मीद बनकर आया, जब उन्हें पता चला कि यहां ब्लड ग्रुप मैच हुए बगैर भी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। यहां भर्ती होने के बाद ब्लड ग्रुप मैच न होने के बाद भी मां की एक किडनी उनके शरीर में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट की गई। सब देखे घर वाले, सब जांच कराए, किसी का मिला नहीं, तो सबका अदर ग्रुप था, तो हमारी भी अदर ग्रुप थी, तो माता जी का भी अदर ग्रुप था। तो फिर जांच हुई, फिर उसके बाद 17 महीना डायलिसिस कराया। फिर उसके बाद माता जी तैयार हो गई, माता जी कितनी थी, अब सब ठीक है, अब जांच हो गई, सब नॉर्मल है। एसजीपीजीआई में आए सुनील यादव की भी उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। दोनों किडनी खराब होने के बाद वो डायलिसिस के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट की बात आई तो परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। अब मां किडनी दे रही हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। सारी उम्मीद एसजीपीजीआई के डॉक्टरों से है। ट्रांसप्लांट में काफी दिक्कतें आई, क्योंकि एक तो हमारा मैच नहीं था कोई, हमारे घर में सारे अदर ग्रुप निकल गए, तो इसलिए काफी ज्यादा परेशानी हो गई। तो ग्रुप के लिए इधर उधर लेकिन पता किया गया, किसी रिलेटिव से भी नहीं हो पाया, तो इसलिए अदर मैच के लिए यहाँ पता किया गया पीजीआई में। तो यहाँ पे ये हुआ कि मिस मैच जो है हो सकता है, आपका अदर ग्रुप में ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमारी माता जी ने जो है देने के लिए तैयार थी वो पहले से ही, तो फिर उनकी पूरी जांचें हुई, फिर हमारी पूरी जांचें हुई, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के पूरा मतलब ट्रांसप्लांट का प्रोसेस चालू हो गया हमारा। लखनऊ के एसजीपीजीआई में एबीओ यानी दूसरे ब्लड ग्रुप की किडनी के ट्रांसप्लांट की सुविधा ऐसे बहुत से मरीजों के लिए वरदान बनकर आई है। इंस्टीट्यूट में यह अत्याधुनिक सुविधा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आर.के. शर्मा की मेहनत की बदौलत आई। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक हर 10 व्यक्तियों में से एक आजकल किडनी की बीमारी का शिकार है। इनमें से कई लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है, लेकिन सरकारी नियम कायदों के कारण कई लोगों को ब्लड ग्रुप मैच न होने के कारण परिवार के अंदर ही किडनी नहीं मिल पाती। हमने ये देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो फैमिली में डोनर्स कई बार ब्लड ग्रुप उनका मैच नहीं कर रहा होता है, तो वो ब्लड ग्रुप मैच न करने के कारण वो डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप मिसमैच, जिसको एबीओ मिसमैच गुर्दा प्रत्यारोपण कहते हैं, वो भी शुरू किया, जिसकी कि अब तक 50 पेशेंट से ज़्यादा यहाँ पे
ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, तो उससे भी पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की ये सुविधा तभी दी जा सकती थी जब अस्पताल में एक अत्याधुनिक लैब हो, जहां हर तरह की क्रॉस टेस्टिंग एक ही जगह हो पाए। लिहाजा डॉक्टर शर्मा ने सबसे पहले एक विश्व स्तर की लैब अस्पताल में तैयार की। हमारे यहाँ पर हमने जो हमारा नेफ्रोलॉजी विभाग है उसमें ये सारी सुविधा उपलब्ध यहीं पे है, और ये भारतवर्ष में एक पहला ही एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे गुर्दा विभाग के अंदर शुरू से लेकर के ट्रांसप्लांट के लिए जितनी भी टेस्टिंग जो कि एकदम मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कहीं भी विश्व भर में होती है वो यहाँ पे उपलब्ध हमने कराई है। एबीओ मिसमैच्ड किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे अहम होता है प्लाज्मा फेरेसिस, जिसमें खून को साफ कर नुकसान पहुंचाने वाली एंटीबॉडीज को निकाल दिया जाता है। इसके लिए अत्याधुनिक लेबोरेटरी और खास दवाओं की जरूरत पड़ती है। जब ये एंटीबॉडी हम निकाल रहे हैं तो वो शरीर की एक नेचुरल रिस्पांस रहती है कि वो एंटीबॉडी फिर बनाता है, तो वो ना बन पाए इसके लिए वो दवाइयाँ साथ में दी जाती हैं, इंजेक्शन होते हैं, और जब उनका जो लेवल बहुत कम हो जाता है ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो उस समय गुर्दा ट्रांसप्लांट कर देते हैं और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के अंदर वो गुर्दा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रक्रिया के बाद। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स में यदि एंटीबॉडी फिर से भी आ जाती है तब भी वो गुर्दा रिजेक्ट नहीं होता है। ये इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शरीर की रचना है। किडनी ट्रांसप्लांट करना वैसे ही काफी महंगा होता है और एबीओ मिसमैच्ड किडनी ट्रांसप्लांट तो और भी महंगा। देश में कुछ गिने चुने अस्पतालों में ही ये सुविधा है। एसजीपीजीआई के बाद दिल्ली के एम्स और चंडीगढ़ पीजीआई में ये सुविधा शुरू हुई है। ये इस समय कुछ ही गिने चुने सेंटर्स हैं जहां पे ये हो पा रहा है। उसमें 2 कारण हैं। एक तो जो इसकी टेक्निक है एंटीबॉडी को निकालने की, और उसके बाद एंटीबॉडी की जो कितनी अमाउंट है उसको मेज़र करने के लिए वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, और साथ में जो फिल्टर करने की टेक्निक है वो की जाती है। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये हमारा सेंटर पहला सेंटर है। यूपी में तो पहली बार यहाँ पे ये शुरू हुआ। एसजीपीजीआई में अब तक 60 अनमैच्ड किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। सामान्य किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो हर साल करीब 150 ऐसे ट्रांसप्लांट यहां होते हैं और सन 89 से अब तक 2800 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। किडनी से जुड़े मरीजों की तादाद को देखते हुए देश में इस सुविधा के तेजी से विस्तार किए जाने की जरूरत है। वैसे बेहतर यह है कि अच्छे खानपान और स्वस्थ लाइफस्टाइल को अपनाकर किडनी को खराब होने से बचाया जाए। ब्लड ग्रुप मिसमैच किडनी ट्रांसप्लांट किडनी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे डोनर की भी एक बड़ी समस्या का हल सामने आया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हर बड़े अस्पताल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे इस रोग से ग्रसित मरीजों को नया जीवन मिल सके। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अभी पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों का काम है। चश्मदीदों के अनुसार कम से कम 2 लोग हैं जो मिलकर अंजाम दे रहे हैं। ये भी बयान था, 2 लोग। बताइए, चश्मदीद को यह पता नहीं कि मंकी मैन कैसा दिखता है। सबके अलग अलग विवरण आपने सुने ही, मगर उनके आधार पर पुलिस मानने लगी कि 2 लोग हैं। दिल्ली पुलिस से उस वक्त उम्मीद की जाने लगी कि वो मंकी मैन का पोर्ट्रेट बनाए, जैसे आतंकवादी का पकड़ा बनाया जाता है आतंकवादी हमले के बाद। एक बार तो पुलिस ने कह दिया कि ना तो वो इंसान है, नहीं बंदर है, कोई और जानवर है। हम आपको उस वक्त पुलिस के बयान सुनाना चाहते हैं, जिससे पता चले कि पुलिस पर क्या गुजर रही थी। किसी आदमी ने कोई बंदर वगैरह या कोई इस तरह का वो नकाबपोश कुछ नहीं देखा है, तो ये लोग पैनिक ही ज्यादा है, जो कि रूमर से शायद ये हुआ है। मंकी की बात इसलिए करें कि फेस उस टाइप का उसका बना हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई और एनिमल हो, क्योंकि डॉक्टर के ओपिनियन से उसने भी एनिमल कहा है। अब किस टाइप का एनिमल है वो तो खैर या तो उसको हम पकड़ पाए इस चीज को,
और दूसरे तरीके से इसको हम लोग कंफर्म करेंगे किस टाइप का एनिमल है। पुलिस की एनर्जी है वो दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि सारा स्टाफ पेट्रोलिंग में ही ज्यादा रहता है और खासकर नाइट में तो बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग लगानी पड़ रही है। ये अपनी कनाड़ प्लेस से दुकान बंद कर आ रहे थे, पब्लिक ने इनको रोका और ये कहा भी काला बंदर आ गया और इसकी गाड़ी पे डंडे वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। बंदर जैसी कोई बात नहीं है। आपको पता है स्वाइन फ्लू के बारे में भी ये कहा जाता है कि दवा कंपनियों ने इसे फेक न्यूज की तरह गढ़ दिया और उसे फैला दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसे भी दी गई। तो ये सब भी गेम होता है। जब समाज बौरा जाता है तो उसका असर पुलिस के काम पर पड़ता है। पुलिस क्या करती, रात भर लोग आतंकित रहते, कहीं कोई से गिर जाता, कोई अपनी छाया देखकर चिल्लाने लगता कि मंकी मैन मंकी मैन। अंत में हारकर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया। गृह मंत्रालय से रैपिड पुलिस फोर्स मांग ली गई और इस मामले की गंभीरता, जब भी गंभीरता दिख जाए कभी भी किसी मामले में, तो भारत की संस्थाएं जो हैं वो विशेष टीम का गठन जरूर करती हैं, जिसका काम होता है मंकी मैन की जांच करना। 2 एसीपी हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, 8 सब इंस्पेक्टर हैं और कुछ उनके साथ स्टाफ दिया जा रहा है कि जिन जिन एरिया में इसके ऐसी एक्टिविटी चल रही है वहां जाके विजिट करें, उनकी पूरी स्टडी करें। साहिबाबाद से शुरू होकर दिल्ली के कई इलाकों में मंकी मैन फैल गया। कोई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है कि काला बंदर पकड़ा गया है। पुलिस पहुंची तो कोई बंदर ही नहीं मिला। अंत में पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, अफवाह में धीरे धीरे कमी आने लगी और ये देखिए फिर वो क्या हुआ। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को अब कुछ राहत है। उस साल खो गए, रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज हम सब का यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। मंकी मैन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह साफ रहे कि फेक न्यूज को पचाने की प्रैक्टिस हम आज से नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को खूब कवर करता था। एनडीटीवी के आर्काइव में मंकी मैन को लेकर कई रिपोर्ट मिली, जिसे सिद्धार्थ पांडे, बरखा दत्त, आराधना शर्मा, वर्तिका नंदा, हमारी पूर्व सहयोगी, इन लोगों ने कवर किया था जो तब एनडीटीवी के साथ थे। मंकी मैन कवर करने वालों में अमिताभ रेवी, सेरा जैकब, माया मिर्चंदानी अब भी एनडीटीवी के साथ है। ये भी एक लाइन हो गया है। तब एनडीटीवी इंडिया नहीं था, एनडीटीवी 24/7 नहीं था, स्टार न्यूज था। हम पुरानी रिपोर्ट और उसमें लोगों के बयान को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि फेक न्यूज या अफवाह हमारी क्या हालत कर देता है। बीच बीच में इसका ट्रायल भी होता रहता है, कौन लोग करता है मालूम नहीं। जैसे स्पेन और मोरक्को की सीमा की चमकदार तस्वीर लगाकर जाने अनजाने में किया गया एक ट्रायल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे जहां तक याद है मंकी मैन की पहली खबर यूपी के एक हिंदी अखबार में कहीं कोने में छपी थी, पर साबित करने के लिए उसकी कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है। पहले हम कुछ पुरानी रिपोर्ट देखते हैं। तब की रिपोर्ट एनडीटीवी पर 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड की हुआ करती थी। लोगों को सिर्फ काम की बात करने की अनुमति थी। आप देखिए एंकर कितना घंटा बोलता है। अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी के नाम पर नकली गौरव गान करने वालों के झांसे में आने की जरूरत है। तो मंकी मैन कैसा था, ये रिपोर्ट देखिए। Sham Park in Sahibabad is one of the colonies just across the border from Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was one of its first victims. इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखों में। People here told us that the man is deliberately changing his appearance to create confusion. है तो ये इंसानी, लेकिन इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सकें। Each new report of violence seems to be taking the Monkey Man further and further away from Sham Park, but no one here can forget their night of terror in a hurry. With Aradhana Sharma, this is Maya Mirchandani for Star News. आवाज माया की और रिपोर्ट आराधना शर्मा की।
साहिबाबाद के श्याम पार्क से ये रिपोर्ट है, जहां से मंकी मैन की कहानी पहली बार सामने आने का दावा किया गया। आपने देखा कि लोग कैसे बता रहे हैं कि आम आदमी अपना भेष बदल बदल कर कंफ्यूजन फैला रहा है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंकी मैन की तरफ फेक न्यूज भी भेष बदल बदल कर आता है आपको गुमराह करने के लिए। मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगी। सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, मगर हंसते भी रहिए और सोचते भी रहिए कि कहीं फेक न्यूज ने आपकी ऐसी हालत तो नहीं कर दी है। इंसान था, बंदर नहीं था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था। हाँ। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा आंखों में। आधी शक्ल का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगूर की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका। यूं झुकता है एकदम गैप, झुकते गैप हो जाता है वो। इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सके। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खटिया पे सोया था, तो पहले उसको पकड़ लिया। सब तो जो है डरा रहा, धमका रहा, सब चीज चीर फाड़ कर रहा, कपड़े बदन पूरा से नौश कर रहा, इसलिए बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा। परसों रात 7 पे सो रहा था, जैसे कोई वो मार के चला गया खरोच, फिर हमारा भाई पकड़े तो हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते भागते हुए नीचे आ गए। मतलब क्या था यहाँ? कुछ वो ना दिखा ना दे। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा, इसी वजह बात से डर लगता है। बंदर तो नहीं है, बंदर के पास क्या है, ये तो कोई नकाबपोशी है। मैं यहाँ पेशाब करने आया, यूँ पर्दा उठाया, यूँ हाथ दिखा मेरे को, हाथ दिखा, उसके बाद बंदर जैसे आवाज आई उसकी, फिर मैं भागने लग गया यहाँ से जीने में, और जीने में से उसके बाद यहाँ पे लक्कड़ रखी थी, बाल्टी रखी थी, उसका गिरने की कोई मतलब संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे गिरते हुए सब आ गया, मैं जीने में गिर पा रहा हूँ। अब बिल्कुल ऐसे काला दिख रहा है तो लोहे ही जैसा दिख रहा है। डर तो लगेगा ही लगेगा, पर आम आदमी को अब क्या करे, अपनी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही, जागेगा। चाइनीज नेपाली आपने सुना क्या, ये क्या होता है? पर आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट में जो तबका दिख रहा है, वहां भी इस दायरे में व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज आज फैलाया जा रहा है। तो सबको पता है कि कहां ये चल सकता है। मंकी मैन का ऐसा बवाल उठा था कि पुलिस और सरकार भी उसमें व्यस्त हो गई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फेक न्यूज का एक और हमसफर है पेड न्यूज। पैसा लेने का तत्व पेड न्यूज में भी है और फेक न्यूज में भी। चुनाव में पेड न्यूज का क्या आतंक होता है, आप किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार से गुप्त रूप से पूछ लीजिएगा। अब पेड न्यूज के कई तरीके आ गए हैं। चुनाव आते ही विपक्षी दलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशनों की बाढ़ आ जाती है। सर्वे में विपक्ष को कमजोर बताया जाने लगता है। यूपी चुनाव में गलत सर्वे छापने को लेकर विवाद भी हुआ। पेड न्यूज में होता यह है कि पैसा लेकर उम्मीदवार के बारे में खबर छपती है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, फलाना ढिमकाना की हवा चल रही है, लहर चल रही है। इसी की नई पीढ़ी है फेक न्यूज। हमने इंटरनेट पर पेड न्यूज को लेकर सर्च किया तो कई जानकारियां सामने आई। आप जानते हैं कि हर चुनाव में पेड न्यूज पकड़ने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर चुनाव आयोग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज बनाता है, एमसीएमसी इसे कहते हैं। 2013 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 17 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 1400 मामले सामने आए। ये सभी 2010 से 13 के बीच के चुनाव के थे। 2012 का पंजाब के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 523 मामले सामने आए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 414 मामले सामने आए। 2012 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 104, 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 93 मामले सामने आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया का जो रूप था वो अभूतपूर्व था। यह चुनाव भी पेड न्यूज से बच नहीं सका। कई बार पेड न्यूज के मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। उनके तरीके इतने बदल गए हैं कि पकड़ना भी मुश्किल है और अभी तक पेड न्यूज को अलग से परिभाषित भी नहीं किया गया है, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है, न ही इसके लिए सजा का प्रावधान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज के 787 कंफर्म केस सामने आए। सबसे अधिक 223 मामले राजस्थान से, 152 मामले पंजाब से दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116, उत्तर प्रदेश में 86 मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116 कंफर्म केस मिले, लेकिन 2168 नोटिस जारी की गई थी वहां पेड न्यूज के संबंध में।
2014 के चुनाव में पेड न्यूज के मामले में उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देश भर में 3100 नोटिस जारी किए गए। पेड न्यूज रुक नहीं रहा, फेक न्यूज आ गया है। 2017 के पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी पेड न्यूज के मामले पकड़े गए। 23 फरवरी 2017 की न्यूज लॉन्ड्री की साइट पर इसकी खबर है कि गोवा और मणिपुर में पेड न्यूज का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। हम अभी तक अपने चुनावों को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के अलावा, उनसे मुक्ति के अलावा इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। पैसे पकड़े जाते हैं मगर पैसे का इस्तेमाल अभी तक नहीं रुका है। अक्टूबर 2011 में पेड न्यूज के आरोप में यूपी की एक विधायक उमलेश यादव की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। यह पहला केस था। राष्ट्रीय परिवर्तन दल की ये विधायक मगर किसी बड़े दल का उम्मीदवार पेड न्यूज करता हुआ बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक। इस क्रम में एक और नेता पकड़े गए हैं जिनका मामला अदालत में भी साबित हो गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। आयोग ने पाया कि नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के चुनाव में दतिया विधानसभा में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने खर्चे में नहीं दिखाया। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए नैतिकता के लिए। मिश्रा जी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नैतिकता का लोड लेकर तुरंत इस्तीफा देने की कोई जल्दबाजी नहीं की है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जा सकते होंगे न्याय के लिए हम वहां जाएंगे और न्याय की बात करें। एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा, मीडिया को फेक न्यूज कहने में खतरा है। इसका लाभ ट्रंप जैसे नेता उठा रहे हैं कि जो आलोचक या समीक्षक न्यूज चैनल हैं उनको फेक न्यूज कह देते हैं। जो फेक न्यूज है वही फेक न्यूज कहा जाए। पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि खबर छापने या दिखाने से पहले 3-4 बार इसकी पुष्टि कर लें, लेकिन अब आप दर्शकों और पाठकों से भी उम्मीद की जाती है कि खबर पर यकीन करने से पहले कई माध्यमों से कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह अखबार में जो आपने खबर पढ़ी है उसे कंफर्म करने के चक्कर में ऑफिस जाना ही भूल जाएं। अब तो न्यूज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आने लगा है। नेताओं के अपने ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, वही झूठ बोल रहे हो, आप क्या कर लेंगे। राजनीतिक दलों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है, जोड़कर ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा ठेल रहे हैं जिसमें से ज्यादातर फेक न्यूज ही होता है। इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग, 21वीं सदी जब आ रही थी, Y2K का उदाहरण दिया था। अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में